नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आप सभी को राउज आईएएस स्टडी सर्कल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आई होप आपने 1 जनवरी को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। देन वापस लौटते हैं 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आज के इस लेक्चर में 2 जनवरी के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे या उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी अपकमिंग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। तो बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर आज हमें चर्चा करनी है, जिनको डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमें 3 आर्टिकल जो ऐसे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है आपका एक्सपोसेट, जो कि द हिंदू के पेज नंबर पर भी आपको 1 पर भी देखने को मिल जाएगा और ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है जानेंगे। दूसरा है आरबीआई के कार्य, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 8 पर देखने को मिल जाएगा। तीसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पर है। ठीक है, तो ओवरऑल तीनों के तीनों आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके तीनों आर्टिकल्स पर। तो पहला जो आर्टिकल है एक्सपोसेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1 जनवरी 2024 को इसरो ने लॉन्च किया अपना एक्सपोसेट मिशन। अब इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हमें जानना है। सो ओवरऑल एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है, यही है कंटेक्स्ट, यही है। अब इसमें समझना आप शुरू कीजिए धीरे धीरे चीजों को। ठीक है, एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्स का मतलब एक्सरेज है यहां पर, पीओ का मतलब यहां पर है पोलैरिमीटर, एसएटी का मतलब है यहां पर सैटेलाइट। ठीक, चलिए एक्सपोसेट, ठीक, एक्सरेज एक बार आप समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक, पोलैरिमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ओवरऑल ये है इसकी फुल फॉर्म। इसको लॉन्च किया है इसरो ने 1 जनवरी को। ठीक, किससे लॉन्च किया है? पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, जिसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसका एम क्या है? पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज को स्टडी करना। क्या उद्देश्य है? पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज को क्या करना है? स्टडी करना है। अभी इसको समझाऊंगा कि इसमें आपका अगर पोलराइजेशन है वो क्या है। हिंदी में भी आपको ओवरऑल मैं इसमें पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड होगी तो वहां पे प्रॉपर लिखा होगा, डोंट वरी। ठीक है, और एक्सरे क्या है? ठीक है, एक वर्ड था पोलैरिमीटर। ये 3 वर्ड के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मिशन भी समझ में आ जाएगा। हालांकि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ये दूसरा ऐसा मिशन है। पहला नासा का एक मिशन था जो नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, आईएक्सपीई करके, जिसका फुल फॉर्म है एक्स रे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर। ठीक है, 2021 में नासा ने लॉन्च किया था। तो अगेन क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ऑलरेडी यूपीएससी इस टाइप के मिशन पर क्वेश्चन पूछती ही है साइंस एंड टेक में। तो पहले हम समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या है, एक्सरे क्या है। तो कहानी शुरू करते हैं एक्सरे से। देखिए एक्सरे जो है, जैसे आपका यूनिवर्स में पल्सर है, आई होप पल्सर, ब्लैक होल, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ब्लैक होल है, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्सरे को एमिट करते हैं। इसी एक्सरे को जो एमिट करती है बॉडी, इन्हों को क्या करना है? हमें डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट कैसे होगा? पोलराइजेशन से होगा। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए कोई भी जो लाइट है
वो दो तरीके की होती है। पहली होती है अनपोलराइज्ड, दूसरे टाइप की होती है पोलराइज्ड। ठीक है, अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है वो किसी भी, जैसे सन से जो रेज आ रही हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट भी करती हैं या किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, असाधारण सी बात है। अनपोलराइज्ड यहां तक समझ में आ गया। अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पोलराइज्ड में क्या होता है कि लाइट जो है वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो एक्सरे पोलराइज्ड होने के बाद एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ऑसिलेट करती है। लेकिन ये ओवरऑल पोलराइज्ड कब होगी? ठीक है, ओवरऑल पोलराइज्ड कब होगी? तो देखिए, जब आप जो पल्सर है आपका और ब्लैक होल है, इनकी एक मैग्नेटिक फील्ड तो होती होगी। जब एक्सरे इनकी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सरे क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। एक्सरे क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब कि एक्सरे क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। और इसी को डिटेक्ट करने के लिए पॉलिक्स नाम का जो पेलोड है वो लगाया गया है इसरो ने एक्सपोसैट मिशन में। इसी को हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, पॉलिक्स जो है, हालांकि दो पेलोड है, पहले इसकी बात हम करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक्सरे को डिटेक्ट करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हुआ कि ये बेसिकली एक्सरेज ऑरिजिनेट कैसे होती है, ब्लैक होल कैसे काम करता है, पल्सर कैसे काम करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, ये आई होप समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं। फिर अगर मैं बात करूं पोलरीमीटर की, तो मेजर पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को मेजर कर लेना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट को मेजर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही क्या कहलाता है, पोलरीमीटर कहलाता है। अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक्सरे क्या है। यहां पर अगर एक्सरेज को समझते हैं तो एक्सरे जैसे जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे पल्सर वगैरह हैं, आपके ब्लैक होल हैं, ये क्या करते हैं, एक्सरे को एमिट करते हैं। इन एक्सरे को हमें डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट किसके माध्यम से होंगे? जब ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसको ज्यादा आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले इसका पोलराइजेशन होना चाहिए। पोलराइजेशन कैसे होता है कि कोई भी लाइट है या फिर जब इनके मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आएगी, ये जब एक्सरे पल्सर और ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगी तो पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज्ड हो जाएगी तो एक पेलोड लगाया हमने, इसरो के सैटेलाइट ने एक पेलोड लगाया, दो पेलोड है, लेकिन उनमें से एक क्या करेगा, इस पोलराइज्ड एक्सरे को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और यही की क्या है, एम है। और इससे क्या होगा, यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल जाएगी, या यूनिवर्स की जानकारी जो है इसरो के पास ज्यादा होगी। ठीक है, और नासा इस टाइप का मिशन 2021 में पहले लॉन्च कर चुका है, एंड देन फाइनली 2024 में हमने लॉन्च किया। यहां तक कहानी आई होप क्लियर होगी। ठीक है, अब अगेन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 2016 में एस्ट्रोसैट जो है इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। अब इसकी बेसिक चीजों की बात और कर लेते हैं। देखिए, पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर पर। ठीक, इसके अलावा अगर आप इस इमेज को देखेंगे गौर से तो इसका जो लाइफ स्पेन है, मतलब ओवरऑल कितने साल तक ये मिशन चलेगा, तो 5 साल तक ये चलेगा। एंड लो अर्थ ऑर्बिट में इसे रखा गया है। अब इसके जो दो पेलोड है, ठीक है, अब ये जो ओवरऑल जो आपको मैंने समझाया वो यहां पे है। ठीक है, अब इसके दो पेलोड है, एक पॉलिक्स है और एक आपका क्या है, एक्सपेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पॉलिक्स क्या करेगा, अगेन जो नासा का है, नासा का जो मिशन था, ठीक है, IXPE करके था। ठीक है, IXPE। ठीक, अब ये क्या करता, ये सॉफ्ट रेंज, सॉफ्ट रेंज या सॉफ्ट मीडियम हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट बैंड स्टडी करता, या सॉफ्ट बैंड स्टडी कर लेते हैं इसको। एक सेकंड रुकिए, है ना, इसको क्या करते हैं,
लिख लेते हैं पूरे तरीके से। ये क्या करता, सॉफ्ट बैंड स्टडी करता, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेंज तक ये काम करता। अगर ओवरऑल हम देखें तो ये काम करता 2 से लेकर 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक, अब ये जो नासा का मिशन है एस्ट्रोसेट, ये क्या करेगा, अगेन 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस यानी कि ये क्या हो गया, मीडियम रेंज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मीडियम रेंज। तो मीडियम रेंज की स्टडी करेगा। ठीक है, और ओवरऑल सॉफ्ट बैंड स्टडी है हमारे पास नासा के पास। अब नासा के पास मीडियम रेंज स्टडी कौन करेगा, आपका इसरो का एक्सपोसैट मिशन करेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो आपका पॉलिक्स क्या कर रहा है, 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों का अवलोकन करेगा, मतलब एक्सरेज की यहां पर बात कर रहा है। एस्पेक्ट क्या कर रहा है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो बेसिकली क्या करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, ओवरऑल विभिन्न पदार्थों द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा। तो ये काम करेंगे इसके दोनों के दोनों पेलोड। ठीक, इसके अलावा जो भी मैंने आपको समझाया है वो यहां पर लिखा हुआ हिंदी में भी, पोलैरिमीटर वगैरह, एक्सपोसैट क्या है। ठीक, अब यहां पर एक नया कुछ हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं इस मिशन में, कि ओवरऑल क्या होता है कि जैसे पीएसएलवी की 4 स्टेज है, पीएसएलवी की क्या है, 4 स्टेज है। तो ओवरऑल क्या होता था कि सैटेलाइट जैसे जैसे ऊपर जाता था तो ये ओवरऑल क्या होता था, यहां पर खुल के आपके ओशंस में गिरते रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो 4th स्टेज है, जो ये 4th स्टेज है, ये क्या होता था कि जैसे ऊपर गया स्पेस डिब्री में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि स्पेस से बाहर, ग्रेविटी से बाहर चला जाता था, तो ओवरऑल आपका ओशंस में गिर नहीं पाता था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि 4th स्टेज को भी हमने यूज किया है। ठीक, इसमें क्या किया है, 10 पेलोड्स हमने लगाए हैं और इसको एज अ स्पेस स्टेशन, ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं है, इसमें एज अ स्पेस स्टेशन इसका काम करेंगे। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, 4 इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेब्रीज लास्ट स्टेज रिमेन एक्टिव फॉर 6 मोर मंथ एंड सर्व एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म। तो एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म हम इसको इसमें यूज करेंगे। तो ये एक क्या है, इसकी खासियत है, और इसको बोला गया है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पोएम करके। ठीक, तो आई होप आपको एक्सपोसेट के बारे में जितनी भी ज्यादा जानकारी है ओवरऑल, जो कि आपके काम आ सकती है प्रीलिम्स में, वो आपको पता लग गई होगी। तो पहले क्या है कि एक्सपोसेट है क्या, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, इसरो ने लॉन्च किया, पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किया। पीएसएलवी में 4 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस में जो है आपका जो भी मटेरियल खुल के गिरता है वो ओशन में गिर जाता है। एंड इस बार हमने 4 स्टेज जो स्पेस डेब्री बन जाता था उसको भी यूज किया है। ठीक है, और उसमें 10 पेलोड लगाए हैं अलग से। हमारा जो सैटेलाइट है नासा क्या करेगा, नासा सॉफ्ट रेंज स्टडी करता, ठीक है, जिसमें एक रेंज है उसकी 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। हम क्या करेंगे, मीडियम रेंज की स्टडी करेंगे। अगेन क्या काम है, यूनिवर्स को थोड़ा समझना है, एक्सरे को डिटेक्ट करना है। 2 पेलोड हमने लगाए हैं, पॉलिक्स है एक आपका, एक एक्सपेक्ट है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा उसकी, और एक क्या करेगा, जांच करेगा या एक्सरे को डिटेक्ट करेगा बाय द पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, कि लाइट का एक ही डायरेक्शन में क्या करना, ऑसिलेट करना, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहता है। और उसी को मेजर करना क्या कहलाता है, पोलैरिमीटर कहलाता है। ठीक, ओवरऑल लाइफ स्पेन कितना एक्सपोसेट का, 5 साल का है। पूरे विश्व में दूसरा ही ये मिशन है, ऑलरेडी इसरो एक बार कर चुका है 2021 में, 2024 में हमने इसको करा है। ठीक, ओवरऑल आई होप आपको अब एक्सपोसेट एक कहते हैं ना कि छोटा सा ब्रीफ अगर हम दे दें तो दोबारा से चीजें रिवाइज हो जाती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट इट्स ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इसरो द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एक्सपोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 2 3 4 यहां पर कथन दिए हुए हैं और आपको बताने कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो आई होप अगर ये आपको एक्सपोसेट समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज 1991 क्राइसिस की और आरबीआई के गवर्नर के रोल की। तो कहीं ना कहीं ये बात करता है आरबीआई की फंक्शनिंग की। ठीक है, आरबीआई की फंक्शनिंग की ही कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है। तो इसके माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आरबीआई और आरबीआई की फंक्शनिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे
अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल महत्वपूर्ण क्यों है, अगेन क्योंकि आर्टिकल से 2013 में, आर्टिकल से 2017 में, आर्टिकल से रिलेटेड या आरबीआई से रिलेटेड ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। और आरबीआई वगैरह, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बोर्ड, इस पर तो हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के मामले में विनियमित करता है, क्या क्या विनियमित करता है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। आई होप छोटी छोटी जो आप छोटी और मोटी बातें आपको पता होंगी आरबीआई के बारे में, कि आरबीआई भाई आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था, ये आपको पता होगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, ठीक है। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख आजादी के समय भी, और इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब इसके गवर्नर थे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए वो आपको पता होंगी, ठीक है। नेशनलाइजेशन के बाद पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। आरबीआई को जो सेटअप किया गया है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मतलब यह है कि एक सांवैधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांवैधिक निकाय है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आरबीआई के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन है मौद्रिक प्राधिकारी, मॉनेटरी अथॉरिटी। इसको कहेंगे मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब जो भी आपकी मौद्रिक नीति दिखती है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी जो दिखती है, उनको ये बनाता है, उनको क्या करता है? लागू करता है। तो पहला कार्य तो ये है आरबीआई का। दूसरा, वित्तीय प्रणाली का नियामक और क्या है? पर्यवेक्षक है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम है उसका नियामक भी है और क्या है? पर्यवेक्षक भी है, ठीक। उसको रेगुलेट भी करता है और उस पर क्या करता है? निगरानी भी रखता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है। तो आपको जो डॉलर है ना, मार्केट में, जैसे विदेशी मुद्रा का मतलब जैसे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना इसके हाथ में होता है, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करना इसके हाथ में होता है। अगर जैसे रुपी ज्यादा कमजोर हो रहा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो डॉलर की सप्लाई वगैरह कौन करता है? मार्केट में आरबीआई करता है। फिर उसके बाद मुद्रा जारी करता, इश्यूअर ऑफ करेंसी भी है। 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट छाप सकता है आरबीआई के पास, ये छूट है, ठीक है। जबकि 1 रुपए की अगर हम बात करें तो भारत के जो वित्त सचिव उसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार क्या करती है? उनको, भारत सरकार का उस पर अधिकार होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट रोल में, यानी कि विकास में भी भूमिका इसकी होती है। क्या होती है? कि वित्त साक्षरता को यह बढ़ाता है, वित्त साक्षरता को यह बढ़ाता है, ठीक, कोशिश करता है, ठीक है। वित्त समावेशन की कोशिश करता है या रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी भूमिका भी किसकी है? आरबीआई की है। अंतिम ऋणदाता है, बैंकों का बैंकर है। अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे है? कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एलिजिबल है आपके कहां से पैसा लेने, आरबीआई से पैसा लेने पर, तो कहीं भी वो गए और उनको पैसा नहीं मिला और अब वो दिवालिया होने वाले या उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो लास्ट में जो है आरबीआई उनको पैसा दे सकता है। बैंकों का बैंकर इन द सेंस ये है कि भाई ओवरऑल जितने भी बैंक्स हैं भारत में, वो अपना अकाउंट किसके साथ खुलाते हैं? आरबीआई के साथ खुलवाते हैं, ठीक है। कोई साधारण व्यक्ति आरबीआई के साथ अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता, लेकिन बैंक्स अपने अकाउंट आरबीआई के साथ खुलवाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कहें तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए ओवरऑल, जो कि आपके प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। इसके अलावा किसी की बैंक की शाखा बंद करनी है, वाइंड अप करना है किसी बैंक को, है ना, या फिर क्या करना है कि जो आपकी शाखा है उसके विस्तार को रोकना, ये सब आरबीआई के कंट्रोल में ही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में यही तो बात की गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों के मामले में विनियमित करता है। क्या क्या विनियमित करता है? तो उनकी परिसंपत्तियों की तरलता, जो लिक्विडिटी ऑफ असेट है, वो भी तय कौन करता है? आरबीआई करता है। शाखा का विस्तार है, शाखा बढ़ानी है घटानी है, वो सब इसके हाथ में होता है। अभी तो एक आप पढ़ना आज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में, तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा पूरा। फिर बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ बैंक,
आपने सुना ही होगा। तो ये भी किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में। बैंकों को बंद करना, बैंक को वाइंड अप करना, ये भी किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है, कमर्शियल बैंक के केस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना। अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई जो पूरी तरीके से नियंत्रित होता है या पूरी तरीके से जो रेगुलेट होता है ना, वो कहां से होता है? एक उसका केंद्रीय बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड वहीं से होता है जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि ओवरऑल एक तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, एक हिस्सा मैंने जस्ट आपको आरबीआई के बारे में बताया है, आरबीआई के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको घर जाके क्या करना है कि एक तो सेंट्रल बोर्ड के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, एक क्या करना है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ लेना है। और भी ज्यादा इच्छा हो पढ़ने की तो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के टूल्स भी पढ़ लेना। टूल्स भी दो टाइप के हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटिव है। तो ओवरऑल आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि प्रीलिम्स आपका अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो आप उसको रिवाइज करते चले जाना। ठीक, सो ओवरऑल आई होप कि क्या क्या कार्य है और आरबीआई के बारे में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की, एमएसपी की, जिसको हमें मेंस के हिसाब से डिस्कस करना है। तो कंटेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्रीज फ्लैग्ड एमएसपी कंसर्न लो रिटर्न टू राइजिंग ऑयल इंपोर्ट। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में कंसर्न बताए गए हैं एमएसपी की वजह से जो जो हो रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में बात की, एक आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई के रिप्लाई में जो जो भी चीजें आई हैं वो यहां पर डिस्कस की गई हैं, जो कि एमएसपी के जो फ्लॉज हैं उनमें मैं डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए इससे समझते हैं सबसे पहले एमएसपी को। तो एमएसपी का जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगेन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी 2018 में मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है और 2023 में भी यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में तो कई बार क्वेश्चन एमएसपी से बन चुका है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल जैसे अभी 2024-25 के लिए जो एमएसपी डिसाइड हुआ है, तो ओवरऑल उसका एक स्क्रीनशॉट है, मैंने पीआईबी से डाल दिया आपके लिए जानकारी के लिए कि वीट पर ये रेट तय हुआ है, ये आपका बार्ले पर ग्राम पर। ठीक है, ये आपका ओवरऑल प्राइस है रबी क्रॉप्स के। ठीक, तो सबसे पहले जो जहन में सवाल आता है वो यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, एमएसपी है क्या। ठीक है, तो एमएसपी वह गारंटीकृत न्यूनतम राशि है, वह गारंटीकृत न्यूनतम राशि है जिसे सरकार द्वारा किसानों से उपज खरीदते समय दिया जाता है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं एमएसपी क्या है। ठीक, अब एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो एमएसपी बुवाई से पहले निर्धारित हो जाती है, चाहे खरीफ फसल हो चाहे आपकी रबी की फसल हो। एमएसपी पर सुझाव कौन देता है? एमएसपी पर सुझाव देते हैं सीएसीपी। इसको फाइनल कौन करता है? फाइनल करती है सीईसीए, कैबिनेट कमेटी, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको पीएम हेड करते हैं, या फिर कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फाइनलाइज कर देते हैं। जैसे कि अभी अगर देखें तो 24 फसलों पर या कमोडिटीज पर आपको एमएसपी देखने को मिल जाएगी, लेकिन पहले एक कम पर भी थी। जैसे एमएसपी होता है ऐसे ही शुगर केन यानी गन्ने के लिए आपका होता है एफआरपी। ठीक है, एमएसपी होता है नॉर्मल, जैसे 24 कमोडिटीज के लिए अभी एमएसपी है, तो सिर्फ और सिर्फ गन्ने के लिए जो है वो आपका क्या है? एफआरपी होता है। तो वह गारंटीकृत न्यूनतम राशि जिसे सरकार द्वारा
किसानों को उपज खरीदते समय दिया जाता है, जो कि सरकार डिसाइड करती है सीएससीपी के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, फाइनल कौन करता है? सीसीईए इसको फाइनल करती है बुवाई से पहले खरीफ और रबी की फसलों के लिए। ठीक, यहां तक आई होप क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में 24 वस्तु या 24 कमोडिटीज हैं जिनके लिए दिया जाता है, जिसमें आपकी जैसे 7 अनाज, 5 दालें, 8 तिलहन, कोपरा, कच्चा कपास, कच्चा जूट, वर्जीनिया फ्लू, तंबाकू, इन सब के लिए, इसमें भी धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। एक बार तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये सारे के सारे ऑप्शन में दिए हुए थे और ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सी फसल एमएसपी के अंतर्गत आती है, जिसमें वहां कॉफी दिया हुआ था वो रॉन्ग हो जाता है, तो भी आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस वहां पर कर लीजिएगा। अब एक काम और आपको यहां करना है कि आपको यह करना है कि ओवरऑल जैसे रबी के लिए और खरीफ के लिए स्क्रीनशॉट निकाल ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वहां क्या करना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाली जो फसल है रबी के लिए है, ये वाली जो फसल है ये खरीफ के लिए। क्यों? क्योंकि 2023 में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था ना, वहां बहुत सारे लोगों के तो एकदम परेशान हो गए थे कि यार ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एक स्टेटमेंट थी, उसमें ये खरीफ की फसल है या फिर नाइजर सीड के, आई थिंक नाइजर सीड के बारे में पूछा था कि रबी की फसल है। तो क्या करना, उस स्क्रीनशॉट से आपको पता लग जाएगा कि ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो उनको बार बार रिवाइज कर लेना। अगेन में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक, तो ये वो 24 कमोडिटीज हैं जिनके लिए ओवरऑल अभी वर्तमान में आपको एमएसपी दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमएसपी को लाने के पीछे कुछ उद्देश्य भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ना कुछ उद्देश्य रहे होंगे। तो पहला था कि फसल मूल्य पर आश्वासन देना, कि किसान आश्वस्त होकर अपने खेत में इन्वेस्ट करे, कृषि में इन्वेस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए अच्छी प्रौद्योगिकी, अच्छे बीज का इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इससे क्या होगा कि फसल मूल्य पर आश्वासन हो जाएगी, देखिए हमारी जो फसल है एटलीस्ट इतने प्राइस पर तो चली ही जाएगी अगर एफसीआई प्रोक्योर करता है तो। ठीक, दूसरा फसल की कवरेज को भी बढ़ाना था। अब ये कवरेज पहुंच चुकी है 24 फसलों तक। ठीक, अब ये कवरेज पहुंच चुकी है 24 फसलों तक। इसके अलावा क्या करना था, सरकार की एक गारंटी भी है यहां पर। ठीक, इसके अलावा क्या करना था कि देखिए एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आई थिंक है ना, तो 2013 के तहत पीडीएस प्रणाली के थ्रू गरीबों में अनाज और चावल ये सब चीजें बेसिकली सरकार बांटती है। तो इसके लिए जो बफर स्टॉक है वो एमएसपी के थ्रू एफसीआई जो है वो अपना बफर स्टॉक भी बना लेती है। ठीक, दूसरा आय का समर्थन मिलेगा लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को एक आय का समर्थन ऐसे मिलेगा कि ओवरऑल एक एमएसपी जो डिसाइड हुई है, तो एमएसपी को अगर आप देखोगे तो मार्केट रेट से थोड़ा बढ़िया ही प्राइस पे ही वो डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनको एक आय समर्थन मिलेगा, किसान आसानी से अपनी फसल आराम से उगा सकता है कि एटलीस्ट इतने प्राइस पर तो मेरी फसल चली ही जाएगी। ठीक, किसानों को की गरीबी कम करना, तो किसान कहीं के अमीर हैं कहीं के गरीब हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा लैंड है और वो लैंड पर ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर कम प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके लिए भी समस्या की बात है। तो कहीं ना कहीं जो किसान गरीब है, ठीक है, उनको हाई एमएसपी प्राइस देकर, ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादन की कोशिश करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं गरीबी से या पॉवर्टी से बाहर निकालना इनका उद्देश्य है। तो ओवरऑल 4 से 5 उद्देश्य थे आपके एमएसपी को लाने के पीछे। ठीक, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि एमएसपी की गणना विधि क्या है। तो एमएसपी की जो गणना विधि है वो है A2 प्लस FL। 2018-19 का जो बजट है उसमें बोला गया कि जो भी A2 प्लस FL होगा उसका 1.5 टाइम आप कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, किसी भी फसल का एमएसपी हो जाएगा। ठीक है, तो A2 FL क्या है, तो A2 और FL यानी कि फैमिली लेबर। ठीक, तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम को अनुमानित मूल्य शामिल होता है फैमिली लेबर में। A2 में जितने भी इनपुट आपने लगाए हैं, जितने भी इनपुट किसान ने लगाए हैं, चाहे सीड खरीदने में, चाहे उर्वरक खरीदने में, कीटनाशक खरीदने में, किराए पर लिए गए श्रम, ठीक है, पट्टे की ली गई भूमि,
ठीक है, ईंधन डीजल वगैरह जो फूका है ओवरऑल, या डीजल वगैरह जो इस्तेमाल किया है आपका कहां पर, इंजन में, ठीक। तो सिंचाई आदि पर नगद और वस्तु के रूप में सीधे खर्च की गई सभी भुगतान लागत शामिल है A2 में, ठीक। अब C2 में क्या है, C2 में एक अधिक व्यापक, ये क्या है कि A2 और FL से भी थोड़ा आगे है कि अगर किसी व्यक्ति की खुद की लैंड है तो उस पर भी रेंट, क्योंकि वो क्या है कि क्या पता किसी ने वो लैंड परचेज की हो तो उस पर क्या उसका ब्याज आ सकता था। तो ओवरऑल अधिक व्यापक लागत है जहां A2FL के अलावा स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत संपत्ति पर छोड़े गए किराए और ब्याज को ध्यान में रखता है। तो MS स्वामीनाथन ने क्या करा था कि बोला था कि C2 अप्रोच पर हमें MSP देनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो MSP है वो हमें A2 प्लस FL अप्रोच कर 1.5 टाइम्स करके 2018-19 के बजट में बोला गया था MSP अभी हमें मिल रहा है। तो आई होप गणना विधि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब बात आती है समस्याओं की, है ना, MSP की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये है कि A2 प्लस FL का दृष्टिकोण, क्यों, क्योंकि MS स्वामीनाथन ने यह सुझाव दिया है कि भाई आप MSP को C2 अप्रोच पर लेके आओ, ना कि A2 प्लस FL पर, ठीक। दूसरा, आयात पर निर्भरता, जैसे इस बात को आर्टिकल में भी बोला गया है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं MSP हम डिसाइड कर रहे हैं ऑयल्स पर भी, ठीक है। 8 ऑयल सीड्स हैं जिन पर MSP है, लेकिन ज्यादातर उगाया जा रहा है गेहूं और चावल, क्योंकि इसका प्रिक्योरमेंट भी ज्यादा है और प्राइस भी आपको ज्यादा मिल जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज भी इंडिया का जो 55% एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट पर ही निर्भर कर रहा है। तो एक ड्रॉबैक ये हो गया। कुछ फसिल, और उसके अलावा बात करें, चलिए यहां से बात करते हैं, सब्सिडी का बोझ, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सब्सिडी तो है। देखिए, एक और आप खरीद रहे हैं महंगे पर, दूसरा पीडीएस के थ्रू आप बहुत सस्ते पर दे रहे हैं, जैसे पीडीएस में 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर मिलता है ना। तो एक और आप खरीद रहे हैं महंगे पर, एक और आप बेच रहे हैं किस पर, और इसमें भी आपका स्टोरेज कर रहे हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसका बोझ यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फसल विविधीकरण को विकृत करना, देखिए क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो प्रिक्योरमेंट है FCI वो किसकी करती है, गेहूं की, क्योंकि कंजम्पशन इसका ही ज्यादा है, चावल की। तो ज्यादातर यही फसलें उगाई जा रही हैं हरियाणा और पंजाब में। जैसे हरियाणा की जो भूमि है वो चावल उगाने के लिए जैसे उपयुक्त अगर नहीं है तो फिर भी उगाए जा रहे हैं चावल वहां, क्यों, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर अवेलेबल है अच्छे से, है ना। तो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है तो चावल उगा देते हैं वो। इससे क्या हो रहा है कि केवल और केवल जब ये 2 ही फसलें उगाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो विविधीकरण है फसल का, कि इस पर भाई सरसों भी लगनी चाहिए, है ना, इस पर आपकी दाल भी उगानी चाहिए, है ना, जो भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, या 24 फसलों में से केवल और केवल 2 ही फसल क्या है, मेजॉरिटी में है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विविधीकरण को भी जो है नुकसान हो रहा है, या फसल का विविधीकरण नहीं हो पा रहा है। और 24 फसलें ही क्यों, उससे ज्यादा फसलें भी हमें MSP के अंडर लानी चाहिए अगर हमें विविधीकरण करना है तो, ठीक। उसके बाद कुछ ही फसलों की खरीद, अगेन बात आ जाती है हरियाणा और पंजाब से आप पूर्ति कर लेते हो, ठीक है, गेहूं और चावल की। तो एक फ्लो ये भी है कि गेहूं और चावल का ही प्रिक्योरमेंट हो रहा है, उपभोग भी ज्यादा है, पीडीएस के थ्रू भी हम दे रहे हैं, तो केवल और केवल कुछ ही फसलों की खरीद कर रहे हैं, उसमें भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है, ठीक है। जब अगर सरकार है, जो सरकार क्या करेगी, सरकार ओवरऑल देखेगी कि हमारी FCI में पीडीएस की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, अगर कुछ समस्या आती है तो ये सब को क्या करेगी, ओवरऑल इसका हिसाब लगा के एक कुछ अमाउंट जो फसल है अपने पास प्रिक्योर कर लेके, उसके बाद FCI भी प्रिक्योरमेंट करना बंद कर देता है, एंड देन किसान फिर मजबूर होता है APMC मंडी में जाने को, सस्ता अपना दाम बेचने को। तो ओवरऑल
कुछ फसलों की खरीद की वजह से जो एमएसपी सारे की सारी फसलों पर मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, देन एपीएमसी मंडीज में बेचना पड़ता है सारा का सारा जो उत्पादन है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट लेके आई आय अन्नदाता योजना, जो कि बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है आय अन्नदाता योजना। इसमें क्या बोला कि कहीं ना कहीं एमएसपी में जितने भी ड्रॉबैक्स है ना, उन सबको ये धीरे धीरे करके काउंटर करता है। ये कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। पहला है प्राइस सपोर्ट प्राइस स्कीम। इसमें क्या है कि आपने बोला कि भाई हम गेहूं प्रिक्योर कर रहे हैं, चावल प्रिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, पल्सेस ऑयल सीड, पल्सेस दालें, ऑयल सीड, कोपरा बाय सेंटर नोडल एजेंसी, और इसके अलावा जो स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो भी क्या करेंगे, इसको प्रिक्योर करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बियर प्रिक्योरमेंट एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस ड्यू टू प्रिक्योरमेंट। ठीक, तो इसके अलावा पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा जैसी फसलों का भी अब खरीद कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो गेहूं है, वीट है, राइस है, इसका जो प्रिक्योरमेंट के पर जो बेसिक एमएसपी की एक कमी दिखाई जाती थी कि कुछ ही फसलों का प्रिक्योरमेंट ज्यादा कर रही है और वो भी कुछ ही स्टेट से हो जा रहे हैं, और इसी वजह से फसलों का जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और एमएसपी भी अगर आप देखोगे तो गेहूं और चावल पर आपको ज्यादा मिलती है, प्रोडक्शन उसका ज्यादा हो जाता है, तो किसान को ज्यादा लाभ होता है वहां से। अब ज्यादा लाभ होगा तो ज्यादा उसको उगाएगा वो। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि इस प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा जैसी फसलों को भी अब क्या होगा, ओवरऑल या इन कमोडिटीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिक्योर करना शुरू करेगी। तो एक काउंटर तो ये हो गया आपका एमएसपी का। दूसरा है पीडीपीएस, है ना। जैसे पीडीपीएस जो है मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना है, उसकी तर्ज पर ही थी। तो पीडीपीएस में क्या होता है, कवर ऑल ऑयल सीड फॉर विच एमएसपी इज नोटिफाइड। तो इसमें जितने भी ऑयल सीड है उनको नोटिफाई किया गया है। देखिए अब इसमें आसानी से इसको समझते हैं कि पीडीपीएस के तहत क्या है कि आप मार्केट में गए, एपीएमसी मंडी में गए, और मंडी में आपने क्या करा, मंडी में आपने बोला कि आप हमारा जो ये उत्पादन है ऑयल सीड का, इसको खरीद लीजिए। तो 1000 रुपए का रेट था, ठीक है। मंडी वाले ने बोला कि यार हम तो इसको 800 में ही खरीद पाएंगे, तो 800 में आपने बेच दिया। गैप कितने का आया किसान के लिए, 200 रुपए का। तो 200 रुपए कौन पे कर देगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर देगी। लेकिन इन्होंने कैप लगाया हुआ है कि जो डिफरेंस है वो 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 25% हम पे करेंगे। ठीक, इसके अलावा थर्ड है आपका पायलट ऑफ प्राइवेट प्रिक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम। तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आप अपनी फसल जो है बेच सकते हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री की यहां पर बात की गई है। अगर मैं बात करूं भावांतर भुगतान योजना की, तो कहीं ना कहीं देखिए ऑयल सीड एंड पल्सेस ऑयल सीड, इन पर ही ध्यान दिया जा रहा है एमएसपी में फिर से इन फसलों की बढ़ोतरी के लिए। देखिए एक तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन में फिर से हेल्प मिलेगी कि आपका गेहूं और चावल ही नहीं उगाएंगे लोग, आपका पल्सेस और ऑयल सीड और कोपरा जैसी फसलों को भी उगाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल गेहूं चावल से ही मात्र फायदा नहीं हो रहा है, अब प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन चीजों को भी प्रिक्योर करना शुरू कर रही है। पीडीपीएस के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी एपीएमसी मंडी में आपने कुछ बेचा, किसी प्लेयर को कोई आपको ने सामान बेचा, तो ओवरऑल जितना भी उनके बीच डिफरेंस आया वो गवर्नमेंट आपको पे कर रही है। देन ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं एमएसपी में सबसे बढ़िया स्कीम है, जो कि इस अंतर को पाट सकती है। एमएसपी में जितने भी फ्लॉज हैं उनके अंतर को पाट सकती है। ठीक, अब ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए, एमएसपी समर्थन के लिए पात्र फसलों की सूची का धीरे धीरे विस्तार करना चाहिए, और इससे फसल विविधीकरण भी होगा। केवल 24 फसलें ही क्यों, ठीक है। सरकार उन फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है और जिनका किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। स्टॉक का विविधीकरण करना, मात्र गेहूं और चावल को आप स्टॉक मत करिए, इसके अलावा ऑयल सीड्स को भी आप लीजिए, इसके अलावा जो मोटे अनाज है उनको भी आप साथ में लीजिए। ठीक, निजी क्षेत्र की भागीदारी को फिर से प्रोत्साहित करना और कोशिश करना कि एमएस स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला सुझाया था, जो सुझाव दिए थे, C2 अप्रोच पर आपको एमएसपी डिसाइड करनी चाहिए, उसको लागू करना। तो ये है कुछ एमएसपी
से की जो फ्लॉज हैं उसके में कुछ आगे की राह या कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में स्कीम बहुत अच्छी है एंड देन कुछ वे फॉरवर्ड ये हो गए। ठीक, इसके अलावा और कौन से वे फॉरवर्ड हो सकते हैं आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।